हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री के इस क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के प्रश्नों को और अंत तक बने रहिएगा। आपसे लास्ट में एक प्रश्न भी पूछा जाता है। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी? ये आपसे पूछा जा रहा है। या फिर नींव की जगह आपसे ये भी पूछ सकता है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। यही इसका सेंस हो गया। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर ए है ध्रुव, बी है कृष्ण, सी है दंती दुर्ग या डी है अमोघवर्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दंती दुर्ग ने क्या किया था? राष्ट्रकूट साम्राज्य का स्थापना किया था। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो आप राष्ट्रकूट से ये ध्यान रख सकते हैं, पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रकूट वंश का शासक की बात करें कृष्ण प्रथम, कौन? तो कृष्ण प्रथम ने क्या किया था? तो कृष्ण प्रथम ने एलोरा का, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, एलोरा का कैलाश मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण किया था। ये हो गया है आपका पहला पॉइंट इससे संबंधित में। ठीक है, वही बात करें आपसे ये भी पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रकूट वंश के मतलब शासकों में त्रिपंच संघर्ष में भाग लिया था कि नहीं? तो ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने किस में भाग लिया था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या किया था? भाग लिया था। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए जो भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, वहीं अगर बात करें तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, क्या ध्यान होना चाहिए? जो जो आपसे पूछ सकता है वो पॉइंट पे चर्चा कर लिया जाएगा। अगर आपसे पूछे कि इनके दरबार में, एक नाम ध्यान रखिएगा, अमोघ वर्ष, कौन वर्ष? देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया हुआ है। अमोघ वर्ष के दरबार में आदि पुराण, क्या नाम ध्यान रखना है? आदि पुराण की रचना की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो रचना जो है जिनसेन ने किया था। किसने किया था? तो जिनसेन ने किया था। तो ये प्लस पॉइंट है, इसमें ऐड ऑन करते चलिएगा। ठीक है, वहीं अगर बात करें तो इनके ही दरबार में, यानी कि अमोघ वर्ष के दरबार में पूछ लिया जाता है गणित सार संग्रह पुस्तक किसने लिखी थी? तो उसका भी नाम आप ध्यान रख लीजिएगा, किसने लिखी थी? तो महावीराचार्य ने। तो एक एक बिंदु आपको जो बताया जा रहा है महत्वपूर्ण है, आपसे पूछ सकता है। चलिए बढ़ेंगे आज के हिस्ट्री के दूसरे प्रश्न की ओर। कामरूप में वैष्णव धर्म का किसने प्रवर्तन किया था? खास करके जो बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें। ऑप्शन ए है चैतन्य, बी है निम्बार्क, सी है रूप गोस्वामी, डी है शंकर देव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शंकर देव, ऑप्शन नंबर डी। वही बात करें, किसकी बात आई है? कामरूप की। तो कामरूप से आप ध्यान रखिएगा कि जो आधुनिक राज्य है असम, उसी को प्राचीन काल में, किस काल में? तो प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो कामरूप कहा जाता था। ये हुआ आपका पहला पॉइंट।
और इससे संबंधित बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि शंकर देव, जो कि ऑप्शन डी इसका आंसर हुआ, कि असम में भक्ति काल के, कौन काल के, तो भक्ति काल के ये सबसे बड़े क्या थे, धर्म सुधारक थे। ठीक, वही बात आई है जब भक्ति काल की, तो आपको पता होना चाहिए कि भक्ति आंदोलन से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। क्या पूछ लिया जाता है कि भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है, लाने का श्रेय की अगर हम बात करें तो ये किसको जाता है, तो नाम ध्यान रखिएगा, रामानंद को। किनको, तो रामानंद को। ठीक है, वहीं अगर बात करें, पूछ लिया जाए आपसे कि भक्ति आंदोलन का बिहार में प्रसिद्ध संत कौन थे, ये नाम भी आपसे पूछ सकता है। चूंकि बिहार संबंधित एग्जाम की बात हो रही है, तो ये विद्यापति थे। कौन थे, विद्यापति। तो जो भी इम्पोर्टेंट नाम है आपको ध्यान होना चाहिए। और क्या ध्यान होना चाहिए, वही बात करें महिला में, अगर भक्ति काल में बात कर रहे हैं तो महिला में सबसे प्रसिद्ध कौन थी, भक्ति काल में अगर महिला में बात करें तो नाम ध्यान रखिएगा, मीराबाई। कौन सी हो जाएंगी, मीराबाई। ठीक, तो ये दोनों भी आपको पॉइंट पता होना चाहिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। और जो भी आपको बिंदु बताया जाता है प्लीज नोट डाउन किया करें। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना। आपको डिटेल से पढ़ना हो तो एक बार आप लोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म पढ़ लीजिएगा, टॉपिक वाइज वाले में प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर इनके अनुयायी की बात करें तो ध्यान रखिएगा, कौन थे प्रथम अनुयायी, जामिल। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। जामिल कौन थे, तो ये महावीर के दामाद थे, और दामाद के साथ क्या क्या, ये प्रथम अनुयायी भी बने। ठीक, अगर इनकी पुत्री की बात करें तो अनुजा प्रियदर्शनी क्या थी, इनकी पुत्री का नाम था, जिनके पति कौन थे, जामिल। ठीक, ये बात हो गई। वहीं आपको ये तो बताने की जरूरत है नहीं, पर लिख देते हैं कि जैन धर्म के कैमे तीर्थंकर, तो 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में होना चाहिए। वही महावीर का बचपन का नाम पूछेगा तो बचपन का नाम इनका क्या था, बचपन का नाम तो वर्धमान इनका क्या था, बचपन का नाम था। और अगर इनकी उपदेश की बात करें कि ये किस भाषा में अपना उपदेश देते थे, तो ध्यान रखिएगा कि इस तरह से प्राकृत भाषा में। किस भाषा में, तो प्राकृत भाषा में। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से आपको एक प्रश्न किसी भी एग्जाम में दिख ही जाती है। वहीं अगर बात करें इनकी पत्नी का क्या नाम था, तो पत्नी का नाम था इनका यशोदा। क्या नाम था, यशोदा। तो ये बात हो गई। ठीक, चलिए आगे के प्रश्न पे चर्चा कर लिया जाए। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं। इलाहाबाद स्तंभ का पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो वर्णन है ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त का वर्णन है। ठीक, वहीं बात करें इलाहाबाद स्तंभ में जहांगीर का भी लेख है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि किसका लेख है, तो जहांगीर का भी लेख इसी स्तंभ में वर्णित है। ठीक है, वही बात करें अशोक का, देखिए पूछ लिया जाता है क्या, कि अशोक का जो लघु स्तंभ लेख
वो कहाँ से? कौशाम्बी से, ध्यान रखिएगा, कौशाम्बी से कहाँ लाया गया था? तो इलाहाबाद लाया गया था, इलाहाबाद लाया गया था। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है, पूछ लिया जाता है, ठीक है। वहीं कौशाम्बी का स्तंभ लेख, कौशाम्बी की बात आई है तो ध्यान रखिएगा, जो कौशाम्बी का लघु स्तंभ लेख हुआ उसको और क्या कहा जाता था? तो उसको रानी का भी लेख भी कहा जाता था। किसका लेख? तो रानी का लेख कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि किसको क्या कहा जाता है, ठीक है। वहीं बात करें इस शिलालेख में किसकी चर्चा मिलती है? तो अशोक की एकमात्र रानी, इसलिए इसको तो रानी का लेख कहा गया है। अशोक की, उसको कह सकते हैं एकमात्र रानी कारूबाकी, कारूबाकी की चर्चा क्या होती है? इसी शिलालेख में मिलती है, चर्चा इसी शिलालेख में मिलती है। किसमें? तो कौशाम्बी का लघु स्तंभ लेख में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। वहीं ऑप्शन नंबर ए में क्या है हमारा दिया हुआ? हर्ष। तो हर्ष से आप ध्यान रखिएगा कि हर्ष के बांसखेड़ा अभिलेख में, कौन सा अभिलेख? तो बांसखेड़ा अभिलेख, बांसखेड़ा अभिलेख में क्या मिलता है? हर्ष के हस्ताक्षर मिलते हैं, हर्ष के हस्ताक्षर मिलते हैं। तो आपसे कुछ भी प्रश्न इनसे संबंधित पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लिया जाए। 5वां नंबर प्रश्न, 8वीं सदी के उत्तरार्ध में ऐसे प्रश्न ज्यादा ही महत्वपूर्ण होते हैं। उत्तर भारत के एक महत्वपूर्ण स्थल कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष आरंभ हुआ था और इस संघर्ष की 3 शक्तियां निम्नलिखित में से कौन थी? कुछ देर पहले ही हम लोग देखे थे कि राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, ये हम जाने थे। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि उसमें 3 शक्तियां कौन कौन सी थी? तो ध्यान रखिएगा, उसमें पाल, प्रतिहार और ये क्या, राष्ट्रकूट शामिल थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। इसको इस तरह से भी आप ध्यान रख सकते हैं कि ये 3 शक्ति जो थी, ये 3 शक्तियां की जो बात हो रही है, तो इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि राजस्थान, राजस्थान, गुजरात के गुर्जर प्रतिहार, कौन? तो गुर्जर प्रतिहार। वहीं ध्यान रख सकते हैं चूंकि 3 की बात हुई कि बंगाल बिहार के पाल, बंगाल बिहार के पाल, और लास्ट तीसरा कौन शक्ति थी? तो दक्कन का राष्ट्रकूट, दक्कन का राष्ट्रकूट। तो हो सके आपसे ये पूछ लिया जाए कि कौन कौन शामिल थे, तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। बाकी बात करें अगर इसमें अगले पॉइंट की, तो और क्या जान सकते हैं? और जान सकते हैं कि चूंकि राष्ट्रकूट की बात तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं। ध्यान रखिएगा कि इस संघर्ष के आरंभिक चरण में, आरंभिक यानी कि शुरुआती चरण की बात जब हो रही है, तो प्रतिहार शासक की बात करें जो कौन था? तो वत्सराज, नाम भी ध्यान रख लेना, वत्सराज। वहीं पाल शासक कौन था? पाल शासक धर्मपाल, धर्मपाल। और लास्ट कौन बच गया? राष्ट्रकूट शासक, राष्ट्रकूट शासक में कौन शामिल था? तो ध्रुव, ध्रुव शामिल थे, ठीक। और अगर आपसे पूछ ले कि इन तीनों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन थे, तो इन तीनों में
अगर बात करें सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा अगर शक्तिशाली जो सिद्ध हुआ था वो कौन हुआ था, तो राष्ट्रकूट शासक ध्रुव, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव। ठीक, तो ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ जाए। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध टीकाकार सायन किसके संबंध थे, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए है विजयनगर नृपति से, बी है चालुक्य से, सी है पल्लव से और डी है वाकाटक से। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजयनगर नृपति से संबंध थे। किसका, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि वैदिक ग्रंथ के प्रसिद्ध क्या थे, टीकाकार। कौन, तो सायन। ठीक, ये बात हो गई। वहीं बात करें सायन की, तो ये विद्यारण के भाई थे। किसके, विद्यारण के भाई थे। अब पूछेगा विद्यारण कौन थे, तो विद्यारण जो थे ये हरिहर और बुक्का के गुरु थे। हरिहर और बुक्का के क्या थे, गुरु। और हरिहर और बुक्का के बारे में तो आप जानते ही हैं कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक। तो ये प्रश्न तो कई बार पूछ लिया जाता है, तो हो सके इनका गुरु भी पूछ लिया जाए। तो वो कौन थे, विद्यारण जी इनके गुरु थे। ठीक है, वहीं बात करें सायन वेदों के, देखिए टीकाकार सायन की जो बात आई है, तो आपसे ये पूछ लिया जाता है कि सायन वेदों के प्रसिद्ध टीकाकार थे। क्या थे, प्रसिद्ध टीकाकार थे। ठीक है, वहीं सायन की अगर आपसे महत्वपूर्ण कीर्ति पूछ ली जाए, महत्वपूर्ण कीर्ति में कि क्या नाम है, तो उसमें आप नाम ध्यान रखिएगा, वेद भाष्य, वेद भाष्य और क्या कहता है, माधवीय, वेदार्थ प्रकाश, वेदार्थ प्रकाश। ठीक है, चलिए आगे की ओर चर्चा कर लेते हैं 7वें नंबर प्रश्न पे। चाणक्य का अन्य नाम क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए है राजशेखर, बी है विशाखादत्त, सी है विष्णु स्वामी और डी है भट्ट स्वामी। तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, यानी कि विष्णुगुप्त हो जाएंगे। ठीक, विष्णुगुप्त के साथ साथ ही इनको और क्या नाम से जाना जाता था, तो कौटिल्य। चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ये गुप्त इनके ही नाम थे, ये आपको ध्यान होगा ही। वहीं बात करें इनकी, तो आपको पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र या फिर शासन प्रबंधन और किस प्रशासन पर, मौर्य प्रशासन पर, मौर्य प्रशासन विषय पर इनके द्वारा ही रचित क्या है, प्रसिद्ध ग्रंथ है। किसके द्वारा, तो कौटिल्य के द्वारा। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। वहीं अगर कौटिल्य की जब बात आती है, तो ये भी ध्यान होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के ये क्या थे, राजनीतिक गुरु भी थे, राजनीतिक गुरु भी इनको कहा जाता है, माना जाता है। ठीक है, वहीं ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा जो कि है विशाखादत्त। विशाखदत्त से क्या ध्यान रख सकते हैं, विशाखदत्त द्वारा एक पुस्तक पूछ ली जाती है, मुद्रा राक्षस पुस्तक। मिलान के रूप में, स्टेटमेंट के रूप में, मतलब पूछते ही रहता है। तो विशाखदत्त की पुस्तक कौन सी थी, मुद्रा राक्षस पुस्तक। ठीक है, इस पुस्तक में किसका वर्णन है, तो आप ध्यान रख सकते हैं कि नंद वंश के
नंद वंश के पतन और क्या कहता है, मौर्य वंश के उत्थान का वर्णन है। मौर्य वंश के उत्थान का वर्णन किया है। उत्थान का वर्णन आपको इस पुस्तक में मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ जाए 8वां नंबर प्रश्न पे। और उससे पहले आप लोग खुद बताइएगा कि आप लोग को इतनी अच्छी क्वेश्चन दी जाती है, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड इम्पॉर्टेंट, तो सेशन को बिल्कुल भी मिस ना किया करें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, चाहे आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हो या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। तो ये चैनल से संबंधित जानकारी है, आप इसको एक बार जरूर देखेंगे। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर अभी ही कर दिया करें। चैनल हमारा सॉल्यूशन बाय पीजे है, तो उसको आप लोग क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि कैसा लगता है। बाकी आपको जो क्वेश्चन का लेवल दिया जा रहा है बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के अनुसार, तो एनसीईआरटी बेस्ड एकदम जुड़ सकते हैं आप इस चैनल से। सीधे बढ़ेंगे हिस्ट्री के अगले प्रश्न पे। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा कुभा क्रमु। बाकी आप खुद सारा ऑप्शन देखा करिए, उसके बाद आंसर लगाया करिए। ठीक है, वही ऋग्वेद की जब बात आती है तो ऋग्वेद में 25 से अधिक नदियों का उल्लेख मिलता है। कितना? तो 25 से अधिक नदियों का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। ये बात आपको पता कर लेना है, लिख लेना है। ठीक है, वहीं अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ऋग्वेद में सबसे अधिक बार या सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख मिला है, तो ध्यान रखना है कि सिंधु नदी का। किसका? तो सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, वही बात करें और क्या जानकारी होना चाहिए। कुभा, देखिए ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा, कुभा करमू, ये सब अफगानिस्तान में बहती थी। ठीक है, अगर बात करें सरस्वती नदी का भी ध्यान रखिएगा, जिनको सबसे पवित्र नदी भी माना जाता है। सरस्वती नदी को नदियों का माता भी कहा गया है। क्या कहा गया है? तो नदियों का माता कहा गया है। ठीक है, तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये वैदिक काल में लिख ही देते हैं सरस्वती नदी के बारे में कि ये वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी माना जाता है, सबसे पवित्र नदी। ठीक, चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए 9वें नंबर प्रश्न पर। हिस्ट्री का सेशन है तो तीनों हिस्ट्री शामिल किया गया है, चाहे वो मिडाइवल का हो, चाहे वो मॉडर्न हो या फिर एंशिएंट हो। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों को लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो ये वकालत जो किया था तेज बहादुर सप्रू ने। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, वहीं आज़ाद हिंद फौज को लिख देते हैं शॉर्ट में INA। इसमें आप ध्यान रखिएगा कि 3 अफसर जिन पर मुकदमा चल रहा था उसमें से एक हिंदू, एक मुस्लिम और क्या कहता है, एक सिख थे। इस तरह से आपको ऑप्शन में क्रम दिया रहेगा और आपको बताना रहेगा। तो पहले आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, वही बात करें तेज बहादुर सप्रू की बात हो गई, वहीं इसमें आप ये ध्यान रख सकते हैं कि INA रक्षा समिति का अध्यक्ष कौन थे? रक्षा
समिति का अगर आपसे अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो भूला लाई देसाई, भूला भाई देसाई कौन हो जाएंगे? भूला भाई देसाई। ये नाम भी आपसे पूछा जाता है। पूछेगा इन अधिकारियों पर मुकदमा कब हुआ था? तो 1945 में। कब हुआ था? तो मुकदमा 1945 में। ये डेट भी आपको ध्यान में रख लेना है। वहीं बात करें, इसको लाल किला मुकदमा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो लाल किला मुकदमा के नाम से भी जाना जाता है, नाम से जानते हैं। ठीक, क्यों? चूंकि ये दिल्ली के लाल किला में सैनिक न्यायालय ने इसका सुनवाई किया था, इसलिए। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। और सारे महत्वपूर्ण प्रश्न, खास करके जो आपको इसका डिटेलिंग दिया जाता है उसको आप लोग जरूर देखें, नोट डाउन किया करें। प्रश्न आपको दिखेंगे जरूर। फराजी विद्रोह का नायक कौन था? और मैराथन पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, हर चीज का मैराथन हर सब्जेक्ट का मिलेगा। ऑप्शन ए है आगा मोहम्मद रजा, बी है शमशेर गाजी, सी है वजीर अली, या डी होगा दादू मियाँ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दादू मियाँ। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रख लेना है। दादू मियाँ जो थे ना, हाजी सराय तुल्ला के पुत्र थे। ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। वहीं बात करें अगर इसमें और क्या जानकारी कि कब से कब तक ये फराजी विद्रोह सक्रिय रहा था ईस्वी में, तो ध्यान रखना है 1838 से लेकर 1857 तक। कब तक? तो 1838 से 57 तक। ठीक है, वहीं अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि अंग्रेज के विरुद्ध भारत में प्रथम विद्रोह कौन था? प्रथम विद्रोह, तब कौन सा हो जाएगा? सन्यासी विद्रोह। ठीक, तो ये भी आपको लिख लेना है। बात करें अगर हाजी सराय तुल्ला की, तो इनके द्वारा आपको बताया गया कि ये मतलब शुरुआत किए थे, पर इनका संभाले कौन? दादू मियाँ ही जाके आगे चल के इस आंदोलन को। ठीक है, तो इसलिए नायक कौन हो जाते हैं? दादू मियाँ। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फराजी की बात आई है तो ये ध्यान रख सकते हैं कि जो फराजी लोग थे वो बंगाल के, कहाँ के? तो बंगाल के फरीदपुर के निवासी थे। फरीदपुर के निवासी थे। चलिए आगे की चर्चा कर लेते हैं, जो कि होगा 11वां नंबर प्रश्न। सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था? सशक्त पेशवा पूछा जा रहा है आपसे, तो ध्यान रखिएगा कि जो सशक्त पेशवा थे वो कौन हो जाएंगे। ये प्रश्न कई बार पूछा भी जा चुका है। ये हो जाएंगे बाजीराव प्रथम। कौन हो जाएंगे? बाजीराव प्रथम। ठीक है, वहीं बाजीराव प्रथम की बात आई है तो इनसे संबंधित आप ये ध्यान रख सकते हैं कि हिंदू पादशाही की पुस्तक की रचना भी इन्होंने ही की थी। पुस्तक की रचना की थी, जो कि पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये बात हो गई। वहीं बाजीराव प्रथम जो थे 1720 से लेकर 1740 तक पेशवा थे। तो इनका ईस्वी भी आपको क्या करना है? ध्यान में रख लेना है। हो सके आपसे वर्ष ही पूछ दिया जाए। और बाजीराव प्रथम किस चीज से प्रसिद्ध थे? तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मस्तानी से प्रेम प्रसंग से। मस्तानी से आप मूवी भी देखे होंगे, आया था ना मूवी बाजीराव मस्तानी, उसमें भी आपको स्टोरी देखने को मिल जाएगी। तो जिससे आपको कुछ हिस्ट्री की जानकारी मिलती हो वैसा मूवी देखा करें, चर्चित थे। ठीक है, तो ये बात हो गई। वहीं पेशवा की जब बात आई है तो पेशवा से आप एक पॉइंट ध्यान रखिएगा
कि पेशवा शिवाजी के अष्टप्रधान में क्या थे, सबसे महत्वपूर्ण थे, सबसे महत्वपूर्ण पद थे। ये आपको पता होना चाहिए, पहले से भी पता होगा ही। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम पेशवा कौन थे, ये तो हम सबसे सशक्त की बात किए। प्रथम पेशवा की बात करें तो बालाजी विश्वनाथ। और देखिए ऑप्शन में सारे मौजूद हैं, तो आपको पहले कंफर्म होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। वही अंतिम पेशवा पूछेगा तो अंतिम पेशवा में आप किसको ध्यान रखेंगे, बाजीराव द्वितीय की, बाजीराव द्वितीय। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं 12वें नंबर प्रश्न पे। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, किस आंदोलन के दौरान, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी है भारत छोड़ो आंदोलन, सी है खिलाफत आंदोलन और डी है असहयोग आंदोलन। तो ये ध्यान रखिएगा कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 6 अप्रैल 1930 को क्या हुआ, नमक सत्याग्रह से प्रारंभ हुआ था। नमक सत्याग्रह से क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो ये बात इसमें आपको ध्यान रखना है। वही बात करें तो और जो ये बात आई है गढ़वाल रेजिमेंट के, तो इसमें जो प्रदर्शनकारी थे, प्रदर्शनकारी की अगर हम बात करें तो इसमें ध्यान रखिएगा कि अधिकांश जो थे मुस्लिम प्रदर्शनकारी थे। अधिकांश क्या थे, मुस्लिम पर पेशावर के आंदोलनकारी में, ये आप ध्यान इसमें रख सकते हैं। ठीक है, और ये किसके नेतृत्व में सेना भेजा गया था, ये भी आपसे पूछ सकता है। पहले पॉइंट सुनिए कि जो ये गोली चलाने के लिए गढ़वाल रेजिमेंट के किसके नेतृत्व में सेना भेजा था, ये आपसे पूछेगा। तो चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में। ठीक है, तो ये भी एक प्रश्न यहाँ पे हो सके आपसे पूछ लिया जाए। आगे की प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। 1793 की अस्थाई भूमि व्यवस्था के द्वारा भू स्वामित्व किसको मिला, तो ये भी प्रश्न काफी इम्पोर्टेंट है, चूंकि बार बार रिपीट होते रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, जमींदारों को। तो ऑप्शन नंबर ए 1793 भी आपको ध्यान जरूर रख लेना है। वही बात करें, इस तरह से आपसे पूछ लिया जाता है कि अस्थाई बंदोबस्त, ठीक, तो अस्थाई बंदोबस्त था क्या, अगर उसकी चर्चा हो रही है तो इसमें क्या था कि भूमि के लगान का 89%, कितना परसेंट, तो 89% जो था वो कंपनी को देना था। और जो उसका 11% भाग था, 11% भाग की बात करें तो अपनी सेवा के लिए अपने पास रखना था, अपनी सेवा के लिए रखना था। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर बात करें आपसे ये पूछ लिया जाता है कि भारत में अस्थाई बंदोबस्त का जनक, भारत में अस्थाई बंदोबस्त का जनक किनको माना जाता है, तो ये किनको माना जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक, तो ये पॉइंट ध्यान आपको रखना है। वहीं अगर अस्थाई बंदोबस्त की बात करें तो इस व्यवस्था को बिहार, बंगाल और क्या कहता है, उड़ीसा में मुख्यतः लागू किया गया था। उड़ीसा में मुख्यतः क्या किया गया था,
लागू किया गया था। देखिए ये आप ही लोग के लिए लिखा जाता है ताकि आप खुद से एक अपना नोट्स हर विषय का तैयार कर लीजिए, आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, बी है मोहम्मद गजनवी, सी है जहांगीर या डी है अकबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम आपको कई बार पढ़ा चुके हैं। तो अगर बात करते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए किनके बारे में? अमीर खुसरो के बारे में भी। तो अमीर खुसरो ये जान गए कि किसके दरबारी कवि थे। ये ध्यान रखिएगा कि खड़ी बोली के, कौन बोली के पूछ लिया जाता है कि खड़ी बोली के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? प्रयोगकर्ता, तो ध्यान रखिएगा ये अमीर खुसरो हो जाएंगे। ठीक, वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर, हाँ देखिए आप कंफ्यूज कहाँ होइएगा, अगर आपसे पूछे कि खड़ी बोली के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे, तब तो अमीर खुसरो ध्यान रखना। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि खड़ी बोली के जनक कौन थे, देखिए इतने में ही लोग गलत कर बैठते हैं। तो जब जनक पूछेगा तो ध्यान रखिएगा भारत तेंदु हरिश्चंद्र, भारत तेंदु हरिश्चंद्र। ठीक, तो ध्यान रखना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। वहीं बात करें अमीर खुसरो को, अमीर खुसरो की बात करें तो इनका उपनाम क्या था? उपनाम की बात करें तो तूती ए हिंद, तूती ए हिंद। ठीक, यानी कि भारत का तोता, भारत का तोता इनको उपनाम प्राप्त था। ठीक है, वहीं अगर इनकी कुछ पुस्तकें की बात कर ले तो अमीर खुसरो द्वारा रचित पुस्तक की, तो ध्यान रखिएगा क्या? देवला रानी, देवला रानी, आशिक, और सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा? खजाइनु उल अलाई। चूंकि ये किसी भी एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहता है तो इसको थोड़ा स्टार मार्क करके रखिएगा। चलिए आगे की प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ है? किसके बारे में पूछा गया है? जिहाद के बारे में। तो जिहाद का अर्थ होता है दारुल इस्लाम, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया बात। वहीं जिहाद की बात करें तो ये अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का ये शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? जिहाद का मतलब करें तो पवित्र उद्देश्य से संघर्ष करना। क्या करना? पवित्र उद्देश्य से संघर्ष करना, ये इसका मतलब अर्थ होता है। ठीक है, उसी तरह से इस्लामी धर्म की अगर बात करें, इस्लामी धर्म के संदर्भ में कि जिहाद का अर्थ क्या होता है, तो संदर्भ में जिहाद का अर्थ, जिहाद का अर्थ तब ध्यान रखना है कि इस्लाम धर्म के लिए संघर्ष करना। ठीक है, तो दोनों रूप से आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। चलिए 16 नंबर प्रश्न पे बढ़ेंगे। ऋग्वेद में सूक्तों की कुल वास्तविक संख्या कितनी है? ये आपसे पूछा जा रहा है और संख्या काफी बार पूछा भी जा चुका है। तो ये कितना है? 1017। ठीक है, तो ये बात हो गई। और अगर बात करें मंडल की, तो मंडल में आप ध्यान रखिएगा कि 10 मंडल है और ये आपको हम डिटेल से पढ़ाए भी हैं। अगर ऋग्वेद में ऋचाएं की बात कर ले तो 10,462 ऋचाएं हैं। ठीक है, वहीं सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो जाएगा? सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा कौन सा? ऋग्वेद।
ठीक है। चूंकि वेद की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है, लेकिन वही अगर वेदांग की संख्या पूछ दे तो वेदांग 6 होता है। तो दोनों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर बात करें ऋग्वेद का, तो ऋग्वेद से आप ये ध्यान रख सकते हैं कि ऋग्वेद विश्व का प्रथम धार्मिक पुस्तक है। तो सोचिए कितना इम्पोर्टेंट होगा, पूछ लिया जा सकता है, धार्मिक पुस्तक है, ठीक है। वहीं बात करें ऋग्वेद के, एक पॉइंट ये लिख सकते हैं कि ऋग्वेद के 2 से 7 मंडलों को 2 से 7 तक मंडलों को परिवार मंडल कहा जाता है। कौन मंडल कहा जाता है? तो परिवार मंडल क्या होता है, कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे की चर्चा कर लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न, बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको यहाँ पे देखिए बी कर लीजिए, सी कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हो जाएगा महायान। कहाँ है महायान? तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये बात हो गई पहली पॉइंट। वहीं बात करें कि महायान संप्रदाय के जो अनुयायी थे वो ईश्वर के रूप में मानकर क्या करते थे, मूर्ति बनाकर पूजने लगे थे, ठीक है। मूर्ति बनाकर पूजा करते थे, ये बात हो गई, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो है बौद्ध धर्म क्या हुआ था, बौद्ध धर्म की बात करें तो 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया था। 2 संप्रदाय में, वो कौन कौन? तो हीनयान और कौन सा हो जाएगा, महायान, ठीक है। वही हीनयान की अगर हम बात करें तो हीनयान में आप ध्यान रख सकते हैं कि महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है। क्या माना जाता है? महापुरुष माना जाता है। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है, महापुरुष माना जाता है, ठीक है। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति ये काफी बार पूछा गया है कि किसमें यह संप्रदाय 2 में विभाजित हुआ था। चलिए आगे की चर्चा कर लेते हैं 18 नंबर पर। बाकी ये देख लीजिएगा आप लोग एक बार, चैनल से संबंधित जानकारी है और इतनी बेस्ट आपके लिए मेहनत की जा रही है, इतना अच्छा क्वेश्चन दिया जा रहा है जो कि आपको एग्जाम में दिखेंगे ही। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, आपको मैराथन भी डिटेल्स में कराए गए हैं। तो जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं प्लीज़ इस चैनल से ज़रूर जुड़े। सॉल्यूशन बाय पीजे को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी लाइक शेयर कमेंट की बस आपसे उम्मीद रहेगी कि आप लोग इतना तो करिएगा, और अच्छी लगती है वीडियो तभी ही किया कीजिए। आप लाइक शेयर कमेंट करते हैं तो हमारा मोटिवेशन और भी बढ़ता है। तो बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, बाकी आपको पढ़ाई में जितनी अच्छी हो सकती है उतनी दी जाएगी, उसके लिए आप लोग टेंशन फ्री रहें। चलिए आगे की चर्चा कर लेते हैं आज के सेशन के 18वें नंबर प्रश्न पे। सूची पी को क्यू से मिलान करना है। एक तरफ सूची पी है और एक तरफ सूची क्यू है। एक तरफ आपको क्या दिया हुआ है, शासक का नाम दिया हुआ है और एक इनका कार्य दिया हुआ है, इनको मिलान करना है, ठीक। ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, तो ये किससे इनमें संबंधित हो जाएगा, तो ये का हो जाएगा 2। तो यहाँ पे लिख देते हैं ये का क्या हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट भी ऐड ऑन कर लीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी से, अलाउद्दीन खिलजी की जब बात आई है तो कि बाजार नियंत्रण व्यवस्था पूछ लिया जाता है, व्यवस्था लागू करने वाला एकमात्र मुस्लिम शासक है, एकमात्र मुस्लिम
शासक है। तो मिलान के साथ साथ ये पॉइंट भी नोट डाउन कर लेना है। बी की बात करें, मुबारक खिलजी। तो मुबारक खिलजी की बात करते हैं, ये किससे हो जाएगा? खलीफा की उपाधि धारण करने वाला, यानी बी का हो जाएगा क्या? 3 नंबर। वहीं सी की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन से संबंधित हो जाएगा। तो ये सी का हो जाएगा 4 नंबर। और लास्ट मिलान करना है फिरोज तुगलक जी की, किससे संबंधित हो जाएगा? तो पहला नंबर, यानी कि नहरों का निर्माण से। तो ये आप लोग भी अच्छे से मिला के लिख लीजिएगा। 19 नंबर पे बढ़ जाते हैं। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित की थी? तो ये किसे की थी? तो दलित वर्ग को। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रख लेना है। हालांकि पूना पैक्ट द्वारा, अब पूछिएगा पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था? तो ये महात्मा गांधी और किनके बीच? B.R. अम्बेडकर के बीच, भीमराव अंबेडकर जी के बीच हुआ था। ठीक है, ये बात हो गई। कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1930 को हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, काफी बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, वहीं अगर बात करें, क्या ध्यान रख सकते हैं कि पूना पैक्ट के द्वारा, पूना पैक्ट के द्वारा क्या हुआ था? दलितों के लिए, दलितों के लिए अलग निर्वाचन पद्धति, अलग निर्वाचन पद्धति को रद्द कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था। ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि कब किया गया था, और चूंकि ये कई बार एग्जाम पूछा भी गया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, सॉरी, पूना पैक्ट 1900, हमको लग रहा था कि कुछ गलत बोल दिए, ध्यान आ गया। 24 सितंबर 1932 इसको कीजिएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बोलने में, क्या करिएगा, हम भी इंसान है, हो जाता है। 24 सितंबर 1932 ये डेट था, 1930 नहीं होगा। वही हमसे बोलने में क्या हो गया, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बाकी जो भी जानकारी दी गई ये क्या है, सही है। चलिए आगे की चर्चा कर लेते हैं 20वें नंबर प्रश्न पे। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। ये जनजाति जो थी कौन थी? खोंड जनजाति। कौन सी जनजाति? तो खोंड जनजाति। अगर इसके विद्रोह की बात करें तो 1848 से 56 तक अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया? विद्रोह किया। और इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता की नाम की बात करें तो ध्यान रखिएगा, चक्र बिसोई। कौन हो जाएंगे? चक्र बिसोई। ठीक, ये बात हो गई। वहीं गवर्नर जनरल से आप एक ध्यान रख सकते हैं कि गवर्नर जनरल कौन सा? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने क्या किया था? नर बलि पर प्रतिबंध लगाया था। नर बलि पर प्रतिबंध लगाया था। तो यहाँ पे ध्यान आ गया, प्रतिबंध लगाया था। तो हो सके आपसे जो प्रश्न ये पूछा है ये पूछ लिया जाए, तो दोनों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आज के हिस्ट्री के लास्ट प्रश्न को देख लिया जाए। इंडिया हाउस की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये 1905 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो लंदन में हुई थी, और श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, वहीं बात करें इसका पहले का नाम, अगर बात करें इंडिया हाउस का,
तो ध्यान रखिएगा भारत स्वशासन समिति, स्वशासन समिति। ठीक है, इसका गठन होने के बाद इसको इंडिया हाउस का क्या कर दिया गया था, संज्ञा दे दिया गया था। वहीं श्याम जी कृष्ण वर्मा की बात करें, श्याम जी कृष्ण वर्मा की अगर बात करें तो ये पश्चिमी भारत के काठियावाड़ प्रदेश के वासी थे। कौन प्रदेश के, तो काठियावाड़ प्रदेश के वासी थे, निवासी थे, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, और इस जो ये क्या कहता है इंडिया हाउस की बात हुई तो सदस्य में कौन कौन शामिल थे, ध्यान रखिएगा, बीडी सावरकर, लाला हरदयाल और कौन शामिल थे, तो मदन लाल धिंगरा भी इसके क्या थे, मतलब सदस्य थे। वही बात करें कि श्याम जी कृष्ण वर्मा की, तो ध्यान रखिएगा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त किया था। और चलिए लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाए, क्योंकि आपका भी काम है, कुछ आंसर आप लोग भी दिया कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, आपके लिए जो आज का प्रश्न है इस सेशन से संबंधित, चलिए बताना है आपको, किस शासक ने, क्वेश्चन क्या है आपके लिए, किस शासक ने थानेश्वर के स्थान पर, चूंकि हिस्ट्री का सेशन है तो हिस्ट्री का ही प्रश्न पूछा जाएगा, थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को राजधानी बनाया था। डिटेल के साथ भी आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का कमेंट बॉक्स में आंसर आपको देना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सॉल्यूशन बाय पीजे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट दबा के क्या कीजिए। फिर मिलेंगे, थैंक यू।